Students, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will be discussing the Hindu dated 20th August. So on the first page जो न्यूज़ आई है वो CBI के बारे में आई है. As such न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, but you must be knowing some facts related to CBI which will help you in prelims. So first fact है कि 1963 की रेजोल्यूशन से बनी थी अंडर द होम मिनिस्ट्री. लेटर ऑन इसको DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में इसको शिफ्ट कर दिया था एंड सांतानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी. जो मेन चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्टर के बारे में. डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? तो डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट होता है कि जो 3 मेंबर कमेटी होती है यहाँ पे वो डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, जिसमें जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेकंड मेंबर इज CGI एंड थर्ड इज लीडर ऑफ अपोजिशन. तो ये यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट ऑफ 2013 में होता है, लेकिन जो टेन्योर उनका जो फिक्स्ड है, उनको जो सिक्योरिटी दे रखी है टेन्योर की, वो CVC एक्ट ऑफ 2003 के अंडर में है. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज़, जो पेज नंबर 1 पे नेक्स्ट न्यूज़ है वो NIA के बारे में है. तो NIA के बारे में आपको मैं बता देता हूँ. NIA किससे बनी थी? आफ्टर द टेरर अटैक ऑफ 26/11 जो 2008 में हुए थे, मुंबई अटैक्स जिनको बोलते हैं. और NIA एक्ट 2008 से बना था, ठीक है. और सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ये. इट इज़ सिमिलर टू CBI ओनली, क्योंकि CBI भी सेंट्रल एजेंसी होती है, बट ये मेनली टेररिज्म के केसेस को देखती है. और आती किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कौन कौन से एक्ट्स के अंदर में ये देख सकते हैं? एटॉमिक जो ओरिजिनली थी वो थी टेररिज्म एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट UAPA. 2019 के बाद में उसको जो है एक्ट के जो अमेंडमेंट किया था नई एक्ट, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, काउंटर साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, ये इनको पावर एक्स्ट्रा दी गई थी 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू. एंड और क्या अमेंडमेंट में क्या था कि ये प्रोब कर सकती है आउटसाइड इंडिया के केसेस को भी, और इसमें स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रोविजन था कि स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश होंगी फॉर द स्पीडी ट्रायल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये एडिटोरियल हम the page number 8 editorial page, and the first editorial is the injustice of exceptionalism. तो यहाँ पे ऑथर ने क्या डिस्कस किया है? बिल्किस बानो का केस डिस्कस किया और रेमिशन पॉलिसी डिस्कस करी है गुजरात गवर्नमेंट की. तो जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो गुजरात का 2014 अमेंडमेंट लेके आई थी रेमिशन पॉलिसी में, उसके अकॉर्डिंग ये इनएलिजिबल हैं कन्विक्ट्स, रेप कन्विक्ट्स फॉर एनी रेमिशन, ठीक है. बट बात ये है कि ये केस पहले का है, तो फिर ये पहले वाली जो उनकी रेमिशन पॉलिसी थी 1992 की, उसके हिसाब से गवर्न हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था. क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी क्रिमिनल लॉ इंडिया में नहीं लग सकता. हाउएवर टैक्स लॉज लग सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. तो इनकी रेमिशन पॉलिसी 1992 के हिसाब से ही इनको कन्विक्ट किया जाएगा, जो जिसमें जो रेप कन्विक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा रेमिशन से. और रेमिशन होता क्या है कि जो नेचर होती है, रेमिशन क्या होता है कि आपका नेचर ऑफ द पनिशमेंट सेम रखते हैं, बट उसका सेंटेंस कम कर देते हैं, मतलब ड्यूरेशन कम कर देते हैं, ठीक है. और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लाइक कि क्या बिहेवियर होगा, क्या एक्टिविटीज़ होंगी जो कि एक प्रिजनर को रेमिशन के लिए एलिजिबल बनाएंगी रेमिशन के लिए, ओके. और फॉर एग्जांपल, इफ अ prisoner earns 2 years in remission and court has sentenced them to 10 years, they can leave prison effectively after 8 years. अच्छा, दो प्रिजन हैं, प्रिजन किसके अंडर में आता है? स्टेट लॉ के अंडर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है. तो अगर किसी भी कोर्ट ने जैसे कि 10 ईयर्स के लिए कन्विक्ट किया के लिए पनिशमेंट दी है जेल की, तो फिर जो स्टेट है अपने गाइडलाइंस और बिहेवियर और उसके चलते जो उन्होंने गाइडलाइन सेट करी हैं और प्रिजनर्स के बिहेवियर उसके लिए रेमिशन दे सकती है 2 साल का, इस तरीके से होता है, ठीक है. तो ये सिस्टम किस में एंश्राइंड है? इट इज़ एंश्राइंड इन द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894. लेकिन जो CRPC एक्ट है वो क्लियर कट कहता है कि अगर
अगर 14 ईयर्स या मतलब जो लाइफ कन्विक्ट्स हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट्स हैं, उनको एटलीस्ट 14 ईयर्स के मिनिमम इम्प्रिजनमेंट करना होगा, ठीक है, फॉर अप्लाइंग बिफोर अप्लाइंग द फॉर द, तभी उनको रेमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। और बिसाइड्स दिस द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो डेवलप्ड प्री मैच्योर रिलीज रूल्स दैट इंक्लूड पावर्स टू गिव इफेक्ट टू द गवर्नर्स पावर ऑफ रेमिशन अंडर आर्टिकल 161। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रिजन है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, तो इसको और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 14 ईयर्स की आपको लाइफ सेंटेंस में आपको जेल टर्म काटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप रेमिशन के लिए एलिजिबल। उन्होंने बताया है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स आर्टिकल 161 में गवर्नर की पावर यूज़ करके उसको बाईपास करते हैं, जो सीआरपीसी में 14 ईयर्स का मिनिमम इम्प्रिजेंट वाला लॉ है फॉर द लाइफ टर्म इम्प्रिजेंट वाले कन्विक्ट्स के लिए। फिर आगे बात करी है ऑथर ने बोला है कि ये सबका राइट है कि अनडाउटेडली द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट एंड रिफॉर्मेशन नीड टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, जो पर केस बाय केस जो है उनको रिफॉर्मेशन और वो होना चाहिए पनिशमेंट, बट जो क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, वो एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए उसमें कि ये इसने ऐसा क्राइम करा है तो उसको एक्सक्लूड कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो आगे फिर ऑथर ने बोला है कि जो 11 मैन को इन्होंने छोड़ा है, तो ये बाकियों के लिए इनजस्टिस है, ठीक है। क्यों इनजस्टिस है? क्योंकि जो बाकी सेम क्लास ऑफ ऑफेंडर्स हैं, उनको तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया है, फिर उनको रेमिट नहीं किया है या कुछ कुछ नहीं किया है, तो पर जो इन 11 मैन को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, रेमिट कर दी है इनकी सज़ा, वो बाकियों के लिए इनजस्टिस है, ठीक है। क्योंकि बाकी भी क्वालिफाई करते हैं ना इस चीज़ के लिए, अगर आप किसी ए पर्सन ने सेम सेम केस में कन्विक्ट हुआ है और कोई बी पर्सन भी सेम, तो अगर आप ए को रेमिट कर रहे हो तो आप बी को भी करो, और आप अगर ए को कर रहे हो बी को नहीं कर रहे हो तो बी के साथ क्या है, ये इनजस्टिस है। अब आगे सर्वाइवर्स एंड चैलेंजेस। आगे ऑथर ने डिस्कस किया है कि कैसे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो बहुत जैसे आगे ऑथर ने बोला है कि while there is much to worry about legislature, the executive and the judiciary moving towards harsher sentences, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो रेप केसेस या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस में काफ़ी हार्ड पनिशमेंट की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कंसर्निंग है, ठीक है। और उसमें चैलेंजेस फिर आगे बताए हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, कि जो वुमेन होती है वो फाइल क्या कहते हैं, एफआईआर फाइल कराने में भी बहुत डर जाती है, ये सब चीज़ें। एंड these difficulties are particularly pronounced and qualitatively different for survivors from caste and religious minorities against whom rape is used as a weapon of, तो सोशल ऑपरेशन का अगर रेप एज अ वेपन यूज़ करती हैं अपर कास्ट अगेंस्ट द लोअर कास्ट, तो उन वुमेन के लिए पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ऑलराइट। एंड इवन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी। एंड one such aspect is the intimidation and pressure from perpetrators and the majority community and often police to drop the criminal cases। आगे ऑथर ने बताया कि अगर इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जो अपर क्लास या फिर अपर कास्ट जो भी है वो कैसे ऑप्रेस करते हैं, उनको इंटिमिडेट करके, उनके ऊपर प्रेशर डाल के, ठीक है। इवन जो पुलिस होती है वो भी परपिट्रेटर्स का साथ देती है, ना कि जो मतलब कन्विक्ट्स का साथ देती है, ऑलराइट। और इसी वजह से वो छूट जाते हैं, इसलिए वो जो कंसर्न है कि कन्विक्ट नहीं होते हैं, वो इसी वजह से, ठीक है। तो फिर यही है, आगे बताया बिल्किस बानो का केस और थोड़ा एक्सप्लेन करा है, बट आपको जो मेन चीज़ थी वो बता दिया मैंने। और यहाँ पे एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, रेमिशन पॉलिसी हमने देखी थी, ठीक है, 1992 की गुजरात गवर्नमेंट की, जिसके जो एक्सक्लूड नहीं करती है बट 2014 वाली एक्सक्लूड करती है, क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होते हैं,
ठीक है। किस में एनश्राइंड है एमिशन का प्रोविजन? प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 में। सीआरपीसी के लाइफ सेंटेंस वाले कन्विक्ट्स को 14 ईयर मिनिमम जेल टर्म काटना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 161 भी देखा कि कैसे स्टेट जो है उसको बाईपास करती है इस वाले को। ठीक है, यूजिंग आर्टिकल 161। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे सीबीआईसी के बारे में दे रखा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर बनी थी? सीबीआरए सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में। जो सीबीआरए है वो 1924 में सीबीआरए एक्ट से आया था। वो एपेक्स बॉडी थी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बाद में 1964 में जब सेंट्रल बोर्ड फॉर रेवेन्यू में अमेंडमेंट किया गया तो उसमें सीबीडीटी और सीबीईसी को अलग कर दिया गया था। और उसके बाद सीबीईसी को एक्साइज एंड कस्टम्स है, ये सीबीईसी यहाँ पे, उसको बाद में क्या कर दिया गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कर दिया गया। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। और कौन कौन से केसेस या फिर कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 के सेकेंड एडिटोरियल पे, एंड दिस एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट और फ्रीबीज। तो हमने फ्रीबीज के बारे में कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं आपको मेनली बता देता हूँ इसमें क्या है आर्टिकल में। सबसे पहले ऑथर ने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स या फिर रीगन टैक्स कट्स या रिगोनॉमिक्स की बात करी है। तो रिगोनॉमिक्स में क्या बोला है ऑथर ने कि ट्रिकल डाउन अप्रोच होती है। ट्रिकल डाउन अप्रोच में क्या होता है कि अगर आप रिच को कोई बेनिफिट देते हो, ठीक है, तो जो रिच के पास पैसा सेव होता है वो आगे इन्वेस्ट करेगा। अगर ये आगे इन्वेस्ट होगा तो जॉब क्रिएट होंगी तो पॉवर्टी एलिवेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इकोनॉमिक्स की बात करी है कि कैसे जो एनविशास था इसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और उसके चलते फिर इंडिया में कौन कौन सी स्कीम्स आई, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। तो इकोनॉमिक्स के चलते ही गवर्नमेंट ने ये सब इम्प्लीमेंट किया था। और कॉर्पोरेट टैक्स को 30 to 18% पे ले आए थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के चलते कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। However, the World Inequality Report 2022 says that कि only 1% जो इंडियंस हैं उनके पास 21% ऑफ द नेशनल इनकम है एंड ओन करते हैं, एंड 10% ऑफ द इंडियंस ओन द 57% ऑफ द इनकम। काफ़ी ह्यूज नंबर है, काफ़ी इनइक्वालिटी शो करता है कितनी इनइक्वालिटी है। ऑलराइट, वेल्थ इनइक्वालिटी क्लास एंड कास्ट इंडिया के हिसाब से जो हाउस होल्ड अपर क्लास की का बात करिए यहाँ पर, अपर कास्ट की, कि कैसे कंसर्निंग है ये चीज़ कि जो अपर कास्ट जो है उनको उनके पास 47% नेशनल एवरेज ऑफ द एनुअल इनकम से ज़्यादा वो कमाते हैं। ठीक है, that the India's upper caste households earn nearly 47% more than the national average annual household income, thus making India one of the most economically and socially stratified countries in the world. Further, 93% of the top corporates board members and 61.8% of the MSME are owned by upper caste. ये किसके डेटा के थ्रू पता लगा है? MSME का डेटा के थ्रू पता लगा है। डिफरेंस, अब आगे ऑथर ने बात करी डिफरेंशियल टैक्स बर्डन की। अब क्या होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव है, इंडिया में प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, इंडिया में प्रोग्रेसिव है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है? रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कैसे है कि यहाँ पे स्लैब्स होती हैं कि अगर मैं 5 लाख अर्न कर रहा हूँ तो फिर मेरे को 2.5% टैक्स देना है, उससे ऊपर अर्न कर रहा हूँ तो इस तरीके से स्लैब्स होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे रिग्रेसिव होता है कि जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, वो तो अमीर और गरीब देख के नहीं लगती है, वो सबके लिए एक जैसे है। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे 18% लगती है तो 18% सबके लिए है। तो इसमें क्या है कि पुअर
या फिर जो हैव नॉट्स हैं और जो हैव्स हैं उनके ऊपर सेम तरीके से अप्लाई होती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो रिग्रेसिव होता है। तो इसकी बात करिए ऑथर ने, द यूनियन गवर्नमेंट सीम्स टू रिलाई मोर ऑन इनडायरेक्ट। तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रिलाई करती है, ठीक है। While the direct taxes such as corporate taxes were slashed from 30 to 18%, वो जो इकोनॉमिक्स के चलते 30 to 18% किया है, उसका फिर आगे इफेक्ट बताया है, ठीक है। These resulting financial burden on the poor in turn leading to high inflation and resulting in inequality and lower growth। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कम क्या है तो क्या होगा कि जो हैव्स हैं वो तो और अमीर होंगे, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो मेनली रिलाई कर रही है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रही है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसकी इसकी वजह से क्या होगा कि इनइक्वालिटी और ज़्यादा क्रिएट होगी। ऑलराइट, अब आगे बात करी है फ्रीबीज की कि कैसे फ्रीबीज डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि इन्होंने तमिलनाडु का केस लिया है कि कैसे इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्रीबीज के मतलब जो फ्रीबीज का नाम दिया गया है वो एक्चुअलिटी में एक पॉलिसी है, ठीक है, जो जिसका पॉजिटिव इफेक्ट है, बट उसको नेगेटिव सेंस में फ्रीबीज बोला जा रहा है। कैसे, वो हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री बस पासेस दिए थे फॉर वुमेन, इसमें क्या हुआ कि नॉट ओनली सेव्ड families fuel cost but also encourage more women to join the workforce, in turn leading to economically stable families and women empowerment। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री बस पास दिए थे उससे न सिर्फ फ्यूल बचा है, फैमिलीज़ का फ्यूल कॉस्ट बची है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है, वुमेन ट्रेवल कर सकती हैं इसके थ्रू, जिसने एंकरेज करा है टू जॉइन द वर्क फोर्स, ठीक है। और जो फ्री मिड डे मील्स हैं उसने कैसे एंकरेज करा है कि सोशली बैकवर्ड पेरेंट्स को टू सेंड देयर वर्ड टू द स्कूल एटलीस्ट फॉर मील्स, जिसका इंटर्न रिजल्ट क्या हुआ है कि जो चाइल्ड लेबर से उनको दूर रहेंगे वो बच्चे, ठीक है। इंटर्न उसका क्या रिजल्ट निकला है कि हायर ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशो जो है तमिलनाडु में वो दैट स्टैंड्स एट 52%, विच इज़ डबल ऑफ द नेशनल एवरेज ऑफ द नेशनल एवरेज कितना है 27%, उसका डबल है, ठीक है, जो कि हायर है इवन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट स्टैंड्स एट 41%, ठीक है। द papers published in Oxford University Press, the Quarterly Journal of Economics, has lauded the introduction of free color television। तो यहाँ पे जो ये जर्नल है द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने इसकी तारीफ की है कि कैसे टेलीविज़न देने से विलेजेस में कैसे वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, ठीक है। और जो जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस थे वो भी कम हुए हैं, और इवन कैसे जो चिल्ड्रन थे जो पहले अपने रिच फ्रेंड के यहाँ जाके टेलीविज़न देखते थे वो नहीं हुए हैं, ठीक है। और फिर आगे डिस्कस किया ऑथर ने कि कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज करने से 30 to 18% हैज़ रिजल्टेड इन अ रेवेन्यू लॉस ऑफ 1.84 लाख टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर 2019-20 to 2021। देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 1 लाख करोड़ इन 21 to 22, ठीक है, which surpasses the cost of some major freebies put together like free color television। तो ये यही चीज़ बताई है ऑथर ने कि कैसे फ्रीबीज का एक डिफरेंट पर्पस होता है, और जो स्टेट पॉलिसी है इसको कैसे फ्रीबी का नाम देके इसको क्रिटिसाइज करती हैं और पॉलिटिक्स करती हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है। और कैसे कि 30% से 18% हो जाने से कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और अगर पुट टुगेदर हम इवन इफ ऑल द फ्रीबीज पुट टुगेदर वो उससे भी ज़्यादा है उसका। ऑथर ने बात करी है फिजिकल फेडरल सेटअप। इंडिया adopts cooperative federalism, where union and state cooperate to legislate and frame policies in their respective domain। आर्केगर वर्सेस
Union of India and Balco Employees Union versus Union of India, the Supreme Court held that the laws related to economic policy should be viewed with greater latitude and deference, and that the wisdom of economic policies is not subject to judicial review. In S. Subramaniam Balaji versus State of India, the Supreme Court, while dismissing the challenge to much discussed free gifts scheme like color television, mixer grinder, laptops of Tamil Nadu government, the court observed that the distribution of gifts relates to implementation of TPSE, Directive Principles of State Policy. तो उसके आगे फिर ऑथर ने बताया कि कैसे कि एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 2014 led to the politicized finance commission to become the sole constitution for fiscal devolution. This only increased the dependence of कैसे कि प्लानिंग कमीशन को abolish करके जो सिर्फ फिजिकल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मानते हुए टैक्स डिवोल्यूशन जो किया है वो कैसे उसको स्टेट्स को डिपेंडेंट बना दिया है यूनियन पे. Thus, the committee recommended by the Supreme Court will further accelerate the existing mistrust states have with the union. आगे फिर ऑथर ने डिस्कस किया है रीजन स्पेसिफिक स्टेप्स की रीजन स्पेसिफिक स्टेप्स लेने चाहिए फिर इसको जो सोशल वेलफेयर मेजर्स के लिए, जैसे कि वो डिफर करेंगे फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, और रीजन टू रीजन. जैसे कि राजस्थान जैसे डेजर्ट रीजन में इट कुड बी फ्री ड्रिंकिंग वाटर. केरला जैसे में वो फिजिकल इंसेंटिव्स होंगे टू एनकरेज कॉर्पोरेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. और तमिलनाडु में एंड इन तमिलनाडु एजुकेशनल एंड मैरिज असिस्टेंस एंड अ फ्री बस पास टू हेल्प द गवर्नमेंट. तो यही है कि मतलब डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से डिफरेंट फ्रीबीज होंगे, या फिर फ्रीबीज तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है, फॉर द सोशल वेलफेयर मेजर्स. ऑलराइट, तो यही सब आगे बताया उन्होंने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑन द पेज नंबर 11. ऐसा न्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूएन क्लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए. द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट establishes द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़. तो जैसे इसका लॉ मैं आपको बता देता हूँ. जैसे ये एक यहाँ से एक बेसलाइन होती है, मतलब ये यूएन क्लॉज है किस लिए, ये इट इज़ फॉर द ऑफशोर गवर्नेंस बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दोज नेविगेटिंग द ओशंस. जो कंट्रीज होती हैं जिन और उनके लिए जो सी होता है वो कैसे नेविगेट कर सकती हैं उसके लिए लॉ है. तो पहला होता है एक बेसलाइन होती है, वो कंट्री मतलब कोस्टल कंट्री डिसाइड करती है. उसमें इंटरनल वाटर्स होते हैं. इंटरनल वाटर्स में क्या होता है कि इनोसेंट पैसेज नहीं अलाउड होती है, ठीक है. इनोसेंट पैसेज का लॉ लगता है. इनोसेंट पैसेज आपको अलाउड नहीं होती है. फिर और उसके बाद क्या होता है, और सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि यूएन क्लॉज के अंडर में ही ये 5 जो है जोन्स 1 2 3 4 5 जोन्स जो हैं ये डिवाइडेड हैं. जो फर्स्ट है इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल, सेकंड टेरिटोरियल सी, थर्ड है कॉन्टिग्यूस जोन्स, फोर्थ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड फिफ्थ इज हाई सीज. तो ये एक बेसलाइन होती है जो कोस्टल कंट्री डिसाइड करती है. उसमें इंटरनल वाटर्स होता है. इसमें इंटरनल वाटर्स वाले रीजन में क्या होता है कि जो टेरिटोरियल लॉज होते हैं वो सब एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. इवन जो टेरिटोरियल सी होती है जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है. एक नॉटिकल माइल में कितने होते हैं, 1.85 किलोमीटर आपको बताना चाहिए. और इसमें इनोसेंट पैसेज का इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इनोसेंट पैसेज का नहीं अलाउड होती है इसमें, ठीक है. और यहाँ पे जो नेशनल स्पेस है, एयर स्पेस है, वो भी होता है यहाँ तक. उसके बाद जो कॉन्टिग्यूस जोन होता है उसमें स्पेस राइट्स ओवर हो जाते हैं, ठीक है. स्पेस राइट्स नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस एयर स्पेस शुरू हो जाता है. इसमें भी कॉन्टिग्यूस जोन में भी सारे टेरिटोरियल लॉज एप्लीकेबल होते हैं. उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि इकोनॉमिक राइट्स होते हैं सिर्फ, बाकी पॉलिटिकल और वो सब राइट्स नहीं होते हैं जो कॉन्टिग्यूस जोन्स तक होते हैं.
जोन तक होते हैं। उसके बाद जो होता है वो फिफ्थ जोन होता है, वो हाई सीज होता है। हाई सीज में इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉमन हेरिटेज टू ऑल मैनकाइंड। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच अपीयर्ड ऑन द पेज नंबर 12, यहाँ पे मेघालय कोल माइन रेड होल माइनिंग की बात करी गई है और इसमें एनजीटी का मेंशन था। तो एनजीटी किससे बनी थी? एनजीटी बनी थी बाय द एक्ट ऑफ 2010। और किसको अफेक्ट देने के लिए बनी थी? राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंश्राइंड अंडर द आर्टिकल 21। तो इसमें कौन कौन से केसेस दिखती है? it is mandatory with the disposal of cases related to environment protection. All right. And इसका डिस्पोजल कितने मंथ्स में होता है? 6 मंथ्स में होता है नेसेसरीली। एंड इट इज़ गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री तो जिसने एनजीटी एक्ट लेके आई, एनजीटी लेके आई। इससे पहले फर्स्ट कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड थी न्यूजीलैंड। So that's it for today. If you like the analysis, please like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.